Hello everyone, welcome to Ali's Life Science YouTube channel. डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कैंसर बायोलॉजी का रिमेनिंग पार्ट नंबर 7 लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा प्रोटोऑन्कोजीन्स के ऊपर. ठीक है, तो पार्ट ए हमने जो ट्यूमर सप्रेसर जीन खत्म किया था. आज का हमारा लेक्चर जो है प्रोटोऑन्कोजीन्स के ऊपर रहेगा और आज हम ये पूरा कंप्लीट कर देंगे. ठीक है, इसके बाद हम कैंसर के वेरियस स्टेजेस देखेंगे, फिर किस वायरस की वजह से कौन सा कैंसर काज होता है वो डिस्कस करेंगे और एंड में ट्रीटमेंट्स ऑफ कैंसर देखेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद कैंसर बायोलॉजी खत्म होगा, उसके बाद हम इम्यूनोलॉजी स्टार्ट करेंगे. चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. प्रोटोऑन्कोजीन्स. तो प्रोटोऑन्कोजीन्स क्या है? व्हाट इज प्रोटोऑन्कोजीन्स? प्रोटोऑन्कोजीन्स वो है जब हमारे सेल में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होगा, ग्रोथ फैक्टर अवेलेबल होगा, उस टाइम पे हमारे सेल को क्या करेंगे, ग्रोथ होने में हेल्प करता है. मतलब हमारे सेल को क्या करता है, प्रोलिफरेट कर देता है. ठीक है, जब ग्रोथ फैक्टर अवेलेबल होगा. जब ग्रोथ फैक्टर अवेलेबल नहीं होगा और सेल का डिवीजन स्टॉप करेगा. ये प्रोटोऑन्कोजीन्स का क्या है, फंक्शन है. अब ये क्या करता है, स्टिमुलेट सेल प्रोलिफरेशन. फर्स्ट इसका फंक्शन ये है कि सेल को स्टिमुलेट करना, प्रोलिफरेट करने के लिए, मतलब डिवीजन होने के लिए क्या करना, स्टिमुलेट करता है. और प्रोटोऑन्कोजीन जो है, जब इस जीन में म्यूटेशन हो जाता है, किस तरह का म्यूटेशन हो जाता है? म्यूटेशन अगर डोमिनेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन हो जाए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर डोमिनेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन हो जाए या तो गेन ऑफ फंक्शन ऑफ म्यूटेशन हो जाए प्रोटोऑन्कोजीन में, तो ये चेंज हो जाता है ऑन्कोजीन में. ऑन्कोजीन क्या है? अब ये प्रोटोऑन्कोजीन अपना जो फंक्शन जो है वो क्या करता है, गेन ऑफ फंक्शन आ जाता है उसमें, जिसकी वजह से उसको क्या कहा जाता है, ऑन्कोजीन. अब वो कैंसर में कन्वर्ट हो चुका है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि नॉर्मल सेल और जो कैंसर सेल है उसमें डिफरेंस क्या है. ठीक है, अब प्रोटोऑन्कोजीन जो नॉर्मल सेल में होगा और ऑन्कोजीन जो है कैंसर सेल में होगा, इनके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे. नॉर्मल सेल में जो प्रोटोऑन्कोजीन्स होगा उसका रेगुलेट जो है, उसका एक्सप्रेशन जो है वो रेगुलेटेड मैनर में होगा. दैट मीन इसका मतलब ये है कि जब सेल को डिवीजन होना है उस टाइम पे स्विच ऑन करेगा जीन को, जिस टाइम पे सेल को डिवाइड नहीं होना है उस टाइम पे स्विच को ऑफ करेंगे. इसका मतलब ये कि रेगुलेटेड मैनर, ऑन ऑफ मैनर में चलना. ठीक है, अब ऑन द अदर हैंड इन कैंसर सेल में क्या होगा, हाइपर एक्टिवेशन होगा. ये रेगुलेटेड मैनर में सेल का डिवीजन होने नहीं देंगे, हाइपर एक्टिवेशन हो जाएगा. सेल का डिवीजन कंटिन्यू इन लॉट ऑफ नंबर में डिवीजन होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ओवर एक्टिवेशन हो जाएगा. ओवर एक्टिवेशन होगा तो ज्यादा डिवाइड होगा. अब ज्यादा डिवाइड होगा तो क्या काज होगा, ज्यादा डिवाइड होगा तो कैंसर काज होगा. ठीक है, ये अब हम देखेंगे कि इस प्रोटोऑन्कोजीन में अगर सिंगल कॉपी में भी म्यूटेशन आ जाए वो सफिशिएंट होता है कि इसमें कैंसर लाना. ठीक है, और उसमें कैंसर किस तरह का कैंसर होना चाहिए, डोमिनेंट टाइप ऑफ म्यूटेशन हो जाना. लॉस ऑफ म्यूटेशन नहीं होना चाहिए. लॉस ऑफ म्यूटेशन होगा तो कैंसर नहीं होगा. डोमिनेंट टाइप होना चाहिए, गेन ऑफ फंक्शन होना चाहिए प्रोटोऑन्कोजीन में, तब जाके क्या होगा, कैंसर होगा. ठीक है, अब गेन ऑफ फंक्शन होने का रीजन क्या है? अब हम देखेंगे कि गेन ऑफ फंक्शन होने का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि गेन ऑफ फंक्शन होने की वजह से कैंसर होता है. अब हम यहां पे क्या डिस्कस करेंगे, यहां पे हम अपना रीजन डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, रीजन किस वजह से गेन ऑफ म्यूटेशन होता है. फर्स्ट पॉइंट ऑफ म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन हो जाना. पॉइंट म्यूटेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक क्या है, कोडॉन है GGC करके. ठीक है, GGC करके. फॉर एग्जाम्पल ये कोडॉन जो है कोड करते हैं किसको, ग्लाइसिन को कोड करता है. आप एज्यूम कर लो, अब सेकंड में GTC आ गया. अब ये किसको कोड कर रहा है, अभी पहले तो ग्लाइसिन को कोड करता था. अब इस G में क्या हो गया, इसमें पॉइंट म्यूटेशन हो गया. क्या आ गया, पॉइंट म्यूटेशन आ गया. इसमें पॉइंट म्यूटेशन होने के बाद अब ये ग्लाइसिन से किस में चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, अब ये ग्लाइसिन से वेलिन में चेंज हो रहा है. वेलिन में चेंज होने के बाद
अब ये कि इसमें क्या हुआ, इस ग्लाइसिन में म्यूटेशन होने की वजह से अब यहाँ पे थाइमीन आ गया, अब जिसकी वजह से इसका एमाइनो एसिड जो है अब डिफरेंट बन गया। ठीक है, ये होता है पॉइंट म्यूटेशन। अब आपको एक एग्जांपल याद होगा कि एक पॉइंट ऑफ म्यूटेशन होने की वजह से जेनेटिक कोडॉन में एक स्पेसिफिक डिजीज कास होता है, वो कौन सा, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, वो इसका एग्जांपल है, ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। और सेकंड हम देखेंगे जीन एम्पलीफिकेशन, जीन का एम्पलीफाई होना। एम्पलीफिकेशन मींस नंबर बढ़ना, ठीक है, डुप्लीकेशन हो जाना, मतलब किस मैनर में, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, अब इस सेल का डिवाइड जो है इस मैनर में डिवाइड हो रहा है, 2 से 4, ये है इसका एम्पलीफिकेशन। इस मैनर में डिवाइड होने को क्या कहता है, जीन का एम्पलीफाई हो जाना। ठीक है, आप समझ रहे हो। अब हम थर्ड देखेंगे क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। अब क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन की वजह से किस तरह कैंसर कास हो सकता है, अब हम वो देखेंगे। जीन प्रेजेंट इन ए नॉर्मल रीजन वो ट्रांसलोकेटेड होते हैं किस पर, यूक्रोमेटेटेड रीजन। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये है क्रोमोसोम नंबर 1, ये है क्रोमोसोम नंबर 2। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 के इस पोर्शन में एक ऐसा जीन है जो कंटिन्यू इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म में रहता है। ठीक है, हेटेरोक्रोमेटिन मतलब इनएक्टिव फॉर्म में। ये जीन क्रोमोसोम नंबर 1 से ट्रांसलोकेटेड हो गया और यहां पे चला गया। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 2 के इस एरिया में चला गया, इस एरिया में वो जीन है जो कंटिन्यू एक्सप्रेस रहता है। तो ये इनएक्टिव वाला जो पोर्शन वाला जीन यहां पे जाने की वजह से, ठीक है, अब यहां पे तो कंटिन्यू एक्सप्रेस वाली जीन है, यहां पे जाने के बाद ये कंटिन्यू एक्सप्रेस हो जाता है। ठीक है, ये इनएक्टिव वाला जीन क्रोमोसोम नंबर 2 के उस रीजन पे गया जो जहां पे कंटिन्यू एक्सप्रेस होता था जीन। ठीक है, अब वहां पे जाने के बाद उस जीन का एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा होगा और ज्यादा होने की वजह से प्रोटीन ज्यादा बनाएंगे और ग्रोथ फैक्टर ज्यादा मिलेगा और सेल का प्रोलिफरेशन बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फोर्थ, ठीक है, ये समझ आया। अब फोर्थ लोकल डीएनए रीअरेंजमेंट। लोकल डीएनए रीअरेंजमेंट किस तरह होता है, जैसे कि लोकल डीएनए का रीअरेंजमेंट ट्रांसपोजोन्स के जरिए होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाद में कि किस तरह डीएनए का रीअरेंजमेंट होके इसमें म्यूटेशन आ सकता है। फिफ्थ, इंसर्शनल म्यूटाजेनेसिस बाय वायरस। वायरस की वजह से, वायरस क्या है, वायरस जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, डिजीज काज करता है। ठीक है, अब ये वायरस जो है, इस वायरस का होस्ट कौन है, हम वो होस्ट हैं। तो ये वायरस हमारे अंदर जाता है और सेल के अंदर जाने के बाद और हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है जैसे कि डीएनए जो है, ठीक है, डीएनए के अंदर चला जाता है, इंसर्ट हो जाता है। इंसर्ट होने के बाद डीएनए के अंदर इंसर्शन होता है, इंसर्शन होने के बाद ये क्या करता है, म्यूटेशन लाता है, हमारे जीनोम्स के अंदर भी म्यूटेशन ला सकता है और वहां से हमारे जीन के अंदर से वो निकलते वक्त कुछ टाइम हमारे जीन्स को भी लेके चले जाता है और वहां पे डिलीशन भी कर देता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, हमारे अंदर कैंसर कास हो सकता है। ठीक है, अब ये है फिफ्थ रीजन गेन ऑफ फंक्शन होने का। अब हम देखेंगे कि एग्जांपल्स देखेंगे कि कौन कौन सा एग्जांपल है ग्रोथ फैक्टर से, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है जिसमें म्यूटेशन होने की वजह से कैंसर हो सकता है। ग्रोथ फैक्टर में हमारा एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, ग्रोथ फैक्टर में हमारा एग्जांपल है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ईजीएफ मींस एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, पीडीएफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, सीएसएस, WNT1, INT2, ये सारे एक इंपॉर्टेंस फैक्टर है जो एक ग्रोथ फैक्टर से जो रिसेप्टर पर बाइंड होता है। ठीक है, अब इनको आप याद रखना है। ठीक है, ये रिकॉलिंग वाला पार्ट है, आपको याद रखना है, इसमें समझने का कुछ नहीं, आपको याद रखना है। ठीक है, ये ग्रोथ फैक्टर का नाम है, इसको याद करना ही होगा। अब ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, इन ग्रोथ फैक्टर का रिसेप्टर का नाम क्या है, RTK मींस रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस, जिसमें क्या क्या रिसेप्टर इन्वॉल्व है, CRB एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का रिसेप्टर, CRB2 टायरोसिन काइनेस का रिसेप्टर है ये। ठीक है, C-KIT, माउस, CFMS, ये सारे क्या है, इस ग्रोथ फैक्टर का रिसेप्टर है। ठीक है, अब इनको आपको रिकॉल करना है, याद करना है। ठीक है, इनको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अब थर्ड हम देखेंगे जी प्रोटीन एक्टिवेशन। ठीक है,
जिसमें क्या है, सीरास है। अब फोर्थ में हमारे क्या है, इंट्रासेल्युलर टायरोसिन काइनेज, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, जिसमें हमारा CSRC है, CABL, CERK, CFDS, ये तमाम सारे क्या है, ये तमाम सारे जो है इंट्रासेल्युलर काइनेज प्रोटीन है। ठीक है। अब फिफ्थ हमारे क्या है, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज, किस किस प्रोटीन में, किस किस इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर में, ठीक है, इंट्रासेल्युलर प्रोटीन में सीरीन थ्रियोनिन काइनेज है, जैसे कि राफ में है, सीमोस में है। ठीक है। आपको याद रखना है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पुट किया जाता है कि सीरीन थ्रियोनिन वाले काइनेज कौन सा है, आपको याद होगा तो डायरेक्ट राफ में होता है, मॉस में होता है, तो इस तरह डायरेक्ट पता करके आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है। इसके लिए आपको रिकॉलिंग होना चाहिए। अब फिफ्थ हमारे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या क्या है आपको पता होना चाहिए कि ये तमाम सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, CMYC, C-Jun, C4, C-Oct, CRBA, CMYB, ये तमाम सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। आपको याद होना चाहिए कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो क्या कहता है, ट्रांसक्रिप्शन करने में मदद करता है। किस तरह मदद करता है, क्योंकि ये क्या करता है, इनहांस करता है, ट्रांसक्रिप्शन के रेट को क्या करता है, इनहांस करता है। ये यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के रेट को इनहांस करता है। क्यों करता है, क्योंकि यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन रेट जो है बहुत ही स्लो होता है, और जिसकी वजह से इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स का जरूरत पड़ता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन के रेट को इनहांस करता है। ठीक है, 10 टाइम्स इनहांस करेगा ट्रांसक्रिप्शन रेट को। अब हम देखेंगे कि HER2 रिसेप्टर, HER2 रिसेप्टर में गेन ऑफ फंक्शन होने की वजह से कौन सा कैंसर हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, HER2 रिसेप्टर जो है, ये इसको हर्सेप्टाइन रिसेप्टर भी कहा जाता है। ठीक है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर भी कहा जाता है इसको। इसमें इस HER2 रिसेप्टर में म्यूटेशन होने की वजह से 25% जो कैंसर जो है इस HER2 रिसेप्टर में म्यूटेशन होने की वजह से होता है, गेन ऑफ फंक्शन होने की वजह से, गेन ऑफ फंक्शन टाइप ऑफ म्यूटेशन होने की वजह से। ठीक है, आपको पता है कि टायरोसिन काइनेज, इसका दूसरा नाम है ERB2, या तो इसका दूसरा नाम ERB2 या टायरोसिन काइनेज या हर्सेप्टाइन भी बोल सकते हो। ठीक है, या HER2 भी कह सकते हो आप। सेकंड, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर या ERB रिसेप्टर भी कह सकता है। जब एपिडर्मल EGF रिसेप्टर में ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है इस रिसेप्टर का, मतलब म्यूटेशन होने की वजह से ये हाइपर एक्टिवेशन हो जाता है, तो कौन सा कैंसर काज होता है, ब्रेस्ट कैंसर आ जाता है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट में पेन होने लगता है और ब्रेस्ट का साइज जो है लार्ज होने लगता है। अब हम देखेंगे कि जीन एम्प्लीफिकेशन, जीन का किस तरह एम्प्लीफिकेशन होता है, डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, म्यूटेशन होने की वजह से। अब उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। क्या है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी? ये एक ऐसा एंटीबॉडी तैयार किया जाता है लैब में। ठीक है, एक स्पेसिफिक कैंसर को टारगेट करके तैयार किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला एक हर्सेप्टाइन एक मोनोक्लोनल एक एंटीबॉडी है जो ब्लॉक करते हैं रिसेप्टर की एक्टिवेशन को। किस रिसेप्टर की एक्टिवेशन को ब्लॉक करता है? ERB2 रिसेप्टर की एक्टिवेशन को ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, इस साइन का मतलब होता है इनहिबिशन वाला साइन, इनहिबिशन मतलब इसको इनहिबिट करता है। ठीक है, अब समझ आया? इतना समझ आया डियर स्टूडेंट्स? तो चलिए हम डिस्कस करेंगे कि डुप्लीकेशन ऑफ जीन्स, जीन का डुप्लीकेशन किस तरह होता है। ठीक है, अब ER पॉजिटिव यहां पे है, ER पॉजिटिव, PR पॉजिटिव। ER मींस एस्ट्रोजन रिसेप्टर, PR पॉजिटिव मींस प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर। ये जो है इस जीन का जब एक्सप्रेशन हो जाता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनना स्टार्ट होगा। एस्ट्रोजन का जीन एक्सप्रेस होगा तो क्या होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन बनेंगे, या प्रोजेस्टेरोन का जीन जो है वो एक्सप्रेस होगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनेगा।
ठीक है। अब ये इनका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कहां पे जाके बाइंड होगा, एस्ट्रोजन रिसेप्टर पर, एस्ट्रोजन का प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पर बाइंड होगा। जब इन रिसेप्टर का ओवर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, ओवर एक्सप्रेशन कब हो जाता है इन रिसेप्टर का, जब फीमेल का एज 45 से या 50 से एबो हो जाता है, तो उनके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो है वो कम होने लगता है, ठीक है। अब वो उन हार्मोन का लेवल कम होने की वजह से रिसेप्टर को ये लगता है कि हार्मोन कम आ रहा है, तो वो अपना नंबर बढ़ाने लगता है, एम्पलीफाई करने लगता है, डुप्लीकेशन करने लगता है, जिसकी वजह से सेल का जो डिवीजन जो है, रेट ऑफ डिवीजन अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अब सिग्नल देखो, आपको मैं एक पाथवे के थ्रू में आपको समझा देता हूं। सिग्नल कम है, रिसेप्टर का नंबर इंक्रीज हो रहा है। अब हाईली रिस्पॉन्स होने की वजह से सेल जो है क्या करेंगे, अपने सेल के सरफेस के ऊपर रिसेप्टर का नंबर बहुत ही ज्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि ज्यादा रिस्पॉन्स दिखाने के लिए हार्मोन्स कम आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि एज 45 से या 50 से अबव हो रहा है, तो उसकी वजह से फीमेल में मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर जो है 45 से 50 एज के ऊपर जो है ब्रेस्ट कैंसर दिखने को मिलता है, ठीक है। अब ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट में पेन हो जाता है और ब्रेस्ट का साइज जो है इनलार्ज होने लगता है, ठीक है। अब पॉइंट म्यूटेशन क्या है, अब हम देखेंगे कि पॉइंट म्यूटेशन कौन सा प्रोटोऑन्कोजीन्स है जिसमें पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से कैंसर काज होता है। उनका एग्जाम्पल जो है वो है रास। रास क्या है, एक प्रोटोऑन्कोजीन्स है, ठीक है, प्रोटोऑन्कोजीन प्रोटीन है, ठीक है। अब के रास ये प्रोटोऑन्कोजीन है, एच रास, एन रास, ये रास की क्या है, फैमिली है। अब अराउंड 70 to 90% जो है पेनक्रियाटिक, जो पेनक्रियास की जो कैंसर होता है, इस के राज में म्यूटेशन होने की वजह से होता है। वो भी किस तरह की म्यूटेशन होने के बाद, पॉइंट म्यूटेशन होने के बाद। अब पॉइंट म्यूटेशन किस वजह से होता है, कहां पे म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से के राज में म्यूटेशन होने की वजह से पेनक्रियाटिक कैंसर आता है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए, यहां पे क्या है, ग्लाइसिन। अब ग्लाइसिन के यहां पे देख लीजिए, यहां पे जी है, जी जी सी है। अब जी जी सी में क्या हुआ, यहां पे म्यूटेशन हुआ। अब यहां पे म्यूटेशन हुआ, पॉइंट म्यूटेशन हुआ, जिसकी वजह से जी टी, यहां पे जी की जगह क्या आ गया, टी आ गया, ठीक है। अब टी आने के बाद ग्लाइसिन के जगह यहां पे क्या बन रहा है, वेलिन बन रहा है, ठीक है। अब जिसकी वजह से ये नॉर्मल के राज जो है किस में कन्वर्ट हो गया, देख लीजिए आप यहां पे। अब ये नॉर्मल के राज जो है किस में कन्वर्ट हो गया, ये ऑन्कोजिन के राज में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब नॉर्मल के राज में क्या होता था, नॉर्मल जीटीपीएज एक्टिविटी होता था। जीटीपीएज एक्टिविटी क्या है, मतलब ये हाइड्रोलाइज करता है जीटीपी की एक्टिविटी को। अब जीटीपी की एक्टिविटी को हाइड्रोलाइज करेगा तो जीटीपी जो है कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीडीपी में, ठीक है। अब जीडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होता है, मैं आपको एक बहुत ही एक इजी और सिंपल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक रास आपको दिख रहा है, रास, ये है रास, ये एक रास प्रोटीन है। इस रास के ऊपर क्या बाइंड है, अभी यहां पे जीडीपी बाइंड है। तो ये रास प्रोटीन क्या है, अभी यहां पे इनएक्टिव है, ठीक है। इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि यहां पे जीडीपी है, जीटीपी नहीं है। और यहां पे आपको ये दिख रहा है, यह सॉस, SOS मीन्स सन ऑफ सेवन लेस। सन ऑफ सेवन लेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको फर्स्ट जो है ड्रोसोफिला के अंदर देखा गया था। अब ये SOS का फंक्शन क्या होता है, GEF होता है इसका फंक्शन। GEF मतलब ग्वाइनिन एक्सचेंज फैक्टर। इस SOS के पास ये एबिलिटी होता है कि रास के ऊपर से GDP को हटा के वहां पे GTP ऐड करता है। अब यहाँ पे GDP को हटा रहा है, आपको मैं इस डायग्राम में दिखाऊंगा, ये यहाँ पे हटा रहा है, रिमूव कर रहा है GDP को, और यहाँ पे ऐड कर रहा है, किसको ऐड कर रहा है, GTP को ऐड कर रहा है। अब राज के ऊपर GTP ऐड हो गया। ऐड होने के बाद ये राज में कैस्केज एक्टिविटी स्टार्ट करेगा। राज में कैस्केज एक्टिविटी एक ऐसा पाथवे है जो सेल को प्रोलिफरेट कर देता है। अब सेल का प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो चुका है, ये है इसका फंक्शन। अब हम देखेंगे, ठीक है।
अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ये जीटीपीएस एक्टिविटी, इसका एक्टिविटी क्या होता है, ये रास से क्या करता है, जीटीपीएस एक्टिविटी जो एंजाइम से रास से जीडीपी को लेके जीडीपी में कन्वर्ट कर देता है, जीटीपी से जीडीपी में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये रास और दोबारा से किस फॉर्म में आ जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है, अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। इतना समझ आया। अब यहां से ग्लाइसिन से वेलिन में चेंज हो गया था, जिसकी वजह से नॉर्मल केरास जो है ऑन्कोजिन केरास बन गया था। ठीक है, अब यहां ऑन्कोजिन केरास बनने के बाद इसका जीटीपीएस एक्टिविटी क्या हुआ था, लूज हुआ था। अब इसका जीटीपीएस एक्टिविटी लूज होने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे कंटिन्यू इस रास के ऊपर कंटिन्यू जीटीपी बाइंड रहेगा, कंटिन्यू इस रास के ऊपर जीटीपी बाइंड रहेगा, तो कंटिन्यू रास में केस एक्टिविटी चलते रहेगा। जब ये एक्टिविटी चलते रहेगा, ये पाथवे चलते रहेगा, तो सेल का प्रोलिफरेशन होते रहेगा, तो कैंसर कास होगा। ठीक है, इतना समझ आया। तो चलिए हम नेक्स्ट जाएंगे, राफ के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब ये राफ क्या है, राफ एक्ट एज ए ऑन्कोजिन्स की तरह काम करता है। रास के अंदर कौन सा अमाइनो एसिड है, सीरीन थ्रियोनिन काइनेज है। ठीक है, ये रास के इंट्रासेल्युलर साइड पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये दो अमाइनो एसिड, इसीलिए रास को सीरीन थ्रियोनिन काइनेज भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम। ठीक है, राफ को। और ये रास एसोसिएटेड फैक्टर है, क्योंकि ये राफ जो है रास से एसोसिएटेड होकर रहता है, बाइंड होकर रहता है, इसीलिए इसको एसोसिएटेड फैक्टर कहा गया है। अब हम देखेंगे कि इस रास में म्यूटेशन होने की वजह से कैसा गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर होता है। अब हम देखेंगे। ठीक है, अब यहां पे ये जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये डायग्राम जो दिख रहा है, ये रास प्रोटीन का क्या है, इस जीन का स्ट्रक्चर है। अब ये है एन टर्मिनल, ये है इसका सी टर्मिनल। एन टर्मिनल पर यहां पर क्या प्रेजेंट है, रेगुलेटरी डोमेन। रेगुलेटरी डोमेन का फंक्शन क्या है, जो जीन होता है उसके फंक्शन को क्या करना, एक्टिवेट करना या इनहिबिट करना, या ऑन करना या ऑफ करना, उसको कहता है रेगुलेटरी डोमेन। ठीक है, अब दूसरा पोर्शन, अब ये आपको ये पता है कि रा प्रोटीन का क्या है, स्ट्रक्चर है, जीन का स्ट्रक्चर है। अब ये वाला जो सी टर्मिनल साइड में ये काइनेज डोमेन है। अब इस काइनेज डोमेन में कौन सा अमाइनो एसिड है, सीरीन और थ्रियोनिन है। ठीक है, अब नॉर्मल कंडीशन में ये क्या हो रहा है, जब इसका जरूरत होगा तब ये एक्टिवेट होगा, जब इसका इस जीन का जरूरत नहीं होगा उस टाइम पे ऑफ होगा। ठीक है, ये है नॉर्मल कंडीशन का डायग्राम। अब फिर इस प्रोटो ऑन्कोजिन प्रोडक्ट में, इस प्रोटो ऑन्कोजिन में डोमेन में डिलीशन हो जाता है, या तो इस रेगुलेटरी डोमेन में क्या हो जाता है, वायरल सीक्वेंस क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, या तो कोई भी वायरल जो है इस रेगुलेटरी डोमेन में क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। ये ब्लैक से आपको दिख रहा है, ये ब्लैक क्या है, ये ब्लैक जो है ये है वायरस का जीन। अब वायरस यहाँ इंसर्ट हो चुका है, वायरस यहाँ इंसर्ट होने की वजह से क्या हो जाता है, अब इसका रेगुलेटरी डोमेन जो है, या तो वायरस अपने साथ लेके चला जाता है, जब बाहर निकलते वक्त, या तो डिलीशन कर देता है रेगुलेटरी डोमेन को। ठीक है, फिर उसके बाद ये येलो कलर का आपको ये दिख रहा है, ये है अब ये काइनेज डोमेन जो है, अब काइनेज डोमेन हाइपर एक्टिवेशन हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये काइनेज डोमेन हाइपर एक्टिवेशन हो जाता है, तो ये क्या करेंगे, राफ प्रोटीन जो है उसके बाद जो कैस्केड होता है, फर्दर कैस्केड, उनको कंटिन्यू करेंगे और सेल का प्रोलिफरेशन करेंगे। ठीक है, राज में कैस्केड चल रहा है, फिर उसके बाद सेल का प्रोलिफरेशन हो रहा है। ठीक है, इतना समझ आया। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ जीन से। ठीक है, ये ट्रांसलोकेशन ऑफ जीन की वजह से किस तरह कैंसर होता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ जीन मतलब, मान लिया आप एज्यूम कीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूं, बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ। ये क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है और ये क्रोमोसोम नंबर सेकंड है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट से कोई भी पार्ट, ठीक है, कोई भी लोकस, फॉर एग्जाम्पल CMYC जीन जो कंटिन्यू एक्सप्रेशन नहीं होते हो, ये क्रोमोसोम नंबर सेकंड है, और इसके वो पार्ट जो कंटिन्यूअली एक्सप्रेस होते हो। ठीक है, और ये पार्ट जो है क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट से
जो इनएक्टिव मतलब रेगुलेटेड मैनर में एक्टिवेट होता है वो यहाँ पे ट्रांसलोकेटेड हो गया क्रोमोसोम नंबर सेकंड के उस रीजन में जो कंटिन्यूली एक्सप्रेस होता है। अब यहाँ पे इंसर्ट होने के बाद ये वाले जो जीन जो है कंटिन्यूली एक्सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कैंसर कास होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि CMYC जीन जो है ट्रांसलोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर किससे, क्रोमोसोम नंबर 8 रीजन से क्रोमोसोम नंबर 14 में। ठीक है, वहां पे ट्रांसलोकेटेड होता है और क्रोमोसोम नंबर 14 पर जो एक स्पेसिफिक जीन है जिसका नाम क्या है, IGH, हेवी चेन इम्यूनोग्लोबिन। जैसे कि जो एंटीबॉडी बनाता है उसका जो हेवी चेन होता है उसका ये वाला जीन है। इस जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो क्या बन जाता है, ट्रांसक्रिप्शन होके ट्रांसलेशन होके ये इम्यूनोग्लोबिन का हेवी स्ट्रैंड बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोसोम नंबर 8 फर्स्ट और दूसरा क्रोमोसोम नंबर 14। क्रोमोसोम नंबर 8 पर आपको ये दिख रहा है, ये है CMYC लोकस जीन। ठीक है, इस क्रोमोसोम नंबर 8 पर अब ये CMYC जीन जो है ट्रांसलोकेटेड होके क्रोमोसोम नंबर 14 के ऊपर चला जाता है। क्रोमोसोम नंबर 14 के किस लोकस पर, जहां पे इम्यूनोग्लोबिन जो हेवी लोकस है इसके ऊपर क्या हो जाता है, ये ट्रांसलोकेटेड हो जाता है। ठीक है, अब ये ट्रांसलोकेशन हो गया और अब ये जो हेवी चेन जो है, इम्यूनोग्लोबिन हेवी चेन जो है, ये यूक्रोमेटिन स्टेट में रहता है, हमेशा एक्टिव फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, हमेशा एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, इस जीन का एक्सप्रेशन जो है कंस्टिट्यूटिव मैनर में एक्सप्रेशन होते रहेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यहाँ पे CMYC जीन जो है अब ट्रांसलोकेटेड हो चुका है किसके ऊपर, ये इम्यूनोग्लोबिन हेवी चेन की जीन के ऊपर ट्रांसलोकेटेड हो चुका है। अब ट्रांसलोकेटेड होने के बाद इम्यूनोग्लोबिन हेवी चेन जो है कंटिन्यूली एक्सप्रेस होता है, जिसकी वजह से ये भी कंटिन्यूली एक्सप्रेस होगा CMYC भी, तो उसकी वजह से ये जीन जो है ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा CMYC जीन। ठीक है, जिसकी वजह से कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा उस जीन का, फिर उसके बाद सेल का प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा अनकंट्रोल्ड मैनर में, फिर उसके बाद ये बर्किड लिम्फोमा वाला कैंसर कास होगा। ठीक है, इतना समझ आया। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे अपना नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है BCL2 जीन। BCL2 जीन क्या है, ये एक एंटी एपोप्टोटिक जीन है। ठीक है, ये एपोप्टोसिस होने से एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है। एपोप्टोसिस क्या है, एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ये होते रहता है, कॉमन है। क्यों, वो उस कंडीशन में होता है ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ जब कोई भी सेल अननेसेसरी हो। ठीक है, जब कोई किसी भी सेल का एज हो चुका हो, जिसका एज कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है, ओल्ड एज हो चुका हो, उन सबको एपोप्टोसिस पाथवे में भेजा जाता है और उनका क्या किया जाता है, वहीं पे खात्मा किया जाता है या वहीं पे उनको किल किया जाता है। ठीक है, अब ये ट्रांसलोकेशन इनटू द हेवी, ये BCL2 जीन जो है, ये BCL2 जीन किस क्रोमोसोम पर पाया जाता है, क्रोमोसोम नंबर 8 पर, और ये ट्रांसलोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 14 पर। क्रोमोसोम नंबर 14 पर कौन सा जीन है, आपको पता है कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि इम्यूनोग्लोबिन हेवी लोकस जीन वहां पर लोकेटेड है, हमने पहले ही डिस्कस किया, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन हो जाता है किसका, BCL2 जीन का। BCL2 जीन का जब कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन होगा तो एंटी एपोप्टोटिक का फंक्शन ज्यादा होगा। एंटी एपोप्टोटिक का फंक्शन ज्यादा होगा तो उन सेल का एपोप्टोसिस नहीं होगा, तो फॉलिकुलर सेल लिम्फोमा बनेगा, तो बी सेल लिम्फोमा कैंसर आ जाएंगे। ठीक है, बी सेल का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगे। ठीक है, उस वजह से बी सेल लिम्फोमा आएगा। ये याद रखना कि बी सेल लिम्फोमा किस तरह होता है, बर्किड लिम्फोमा किस तरह होता है, किस जीन में होने की वजह से होता है, क्रोमोसोम नंबर याद रखना है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 8 और 14। ठीक है, ये सारी याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद ट्रांसलोकेशन ऑफ ABL जीन। ABL जीन एक टायरोसिन काइनेज फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ये ABL जीन जो है कहां पर लोकेटेड होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 पर, और ये ट्रांसलोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 22 पर। ठीक है,
और इसीलिए क्रोमोसोम नंबर 22 को क्या कहा जाता है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, डायग्राम के जरिए देखेंगे। अब ये क्रोमोसोम नंबर 9 जो है पहले नॉर्मल कंडीशन में प्रोटॉन कोजिन है। ठीक है, अब फिर उसके बाद ये क्रोमोसोम नंबर 9 से ये बी सेल, क्रोमोसोम नंबर 22 पर क्या है, बी सेल रिसेप्टर लोकस है जो बी सेल का रिसेप्टर बनाता है और कंटिन्यूली एक्सप्रेस होते रहता है। ठीक है, अब ये यहां से ट्रांसलोकेशन हो गया, ट्रांसलोकेशन होके बी सेल रिसेप्टर के ऊपर क्या आ गया, यहां पे बी सेल रिसेप्टर के ऊपर ABL आ गया। ठीक है, अब ABL आने के बाद ये क्रोमोसोम नंबर 22 जो है फिलाडेल्फिया शेपिड हो गए। ठीक है, इसके ऊपर और एक ABL पार्ट आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये ABL का जब ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है तो ओवर एक्सप्रेशन होने के बाद सेल का प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा होगा। जब सेल का प्रोलिफरेशन ज्यादा होगा तो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया कैंसर होगा। ठीक है, ये पाथवे भी याद रखना है। ठीक है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया किस क्रोमोसोम में से किस क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन होने की वजह से होता है, वो याद रखना है। क्रोमोसोम नंबर 9 से 22 पर ट्रांसलोकेट होने की वजह से होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि साइक्लिन डी जीन का एम्प्लीफिकेशन होने की वजह से किस तरह का कैंसर होता है, या साइक्लिन जी का डुप्लीकेशन होने की वजह से कौन सा कैंसर कास होता है। जब साइक्लिन डी का ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है, ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है साइक्लिन डी का, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है। क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर। अब ये किस वजह से होता है, अब ये होता है क्रोमोसोमल का इन्वर्जन हो जाना। ठीक है, इस क्रोमोसोमल का इन्वर्जन होने की वजह से ये साइक्लिन डी का कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन हो जाता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल ये है पैराथायराइड हार्मोन जीन। ठीक है, अब दूसरा है साइक्लिन डी जीन। साइक्लिन डी जीन जो है सिग्नल डिपेंडेंट एक्सप्रेस होता है और पैराथायराइड हार्मोन जीन जो है ये कंटिन्यूली एक्सप्रेस होता है। ठीक है, इसका प्रमोटर ऐसा है जो कंटिन्यूली क्या करता है, पैराथायराइड हार्मोन की जीन को कंटिन्यूली एक्सप्रेस करते रहता है। ठीक है, एक्सप्रेशन होने देता है। अब साइक्लिन डी का जो प्रमोटर है वो क्या है, सिग्नल डिपेंडेंट है। क्या है, सिग्नल डिपेंडेंट एक्टिवेशन है। सिग्नल मिलते ही एक्टिवेट हो जाता है, जब सिग्नल नहीं मिलता है ये इनएक्टिवेट हो जाता है। अब इनका डीएनए में इन्वर्शन हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, इसका जो साइक्लिन डी का प्रमोटर इस पे चला जाता है और पैराथायराइड हार्मोन का जो प्रमोटर जो है इस पे चला जाता है, इन्वर्जन की वजह से, क्रोमोसोमल इन्वर्जन की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से साइक्लिन डी का प्रमोटर जो है पैराथायराइड हार्मोन की जीन पर आ गया, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, पैराथायराइड हार्मोन जीन जो है कंटिन्यूली एक्सप्रेस नहीं होगा। ठीक है, ये सिग्नल डिपेंडेंट एक्सप्रेस होगा। अब देखो साइक्लिन डी जो है अब ऑन्कोजीन बन गए। क्यों बन गए, क्योंकि इस पर पैराथायराइड हार्मोन का प्रमोटर आ गया। पैराथायराइड हार्मोन का प्रमोटर क्या फंक्शन है इसका फंक्शन ये है कि साइक्लिन डी का कंस्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन करेगा और जिसकी वजह से सेल का प्रोलिफरेशन बहुत ज्यादा होगा अनकंट्रोल्ड मैनर में, जिसकी वजह से कैंसर कास होगा। ठीक है, और साइक्लिन डी का ओवर एक्सप्रेशन होने की वजह से कौन सी कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है। ठीक है, अब हम लास्ट में देखेंगे प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, जिसमें गेन ऑफ फंक्शन होने की वजह से क्या होता है, कैंसर होता है। ठीक है, अब गेन ऑफ फंक्शन किस तरह होता है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर में, यह है टिल नाम का एक प्रोटीन। ये टिल प्रोटीन क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है विद द प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर के बीच में रह के उन दो रिसेप्टर को, डायमर रिसेप्टर को फ्यूज करके रखता है, जिसकी वजह से वो रिसेप्टर कंटिन्यूली एक्सप्रेस होता है, कंटिन्यूली एक्टिवेट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से सेल का नंबर बढ़ जाता है। अब ये टिल प्रोटीन जो है जिसका नाम फ्यूजिट, जो इसको फ्यूजिट प्रोटीन भी कहा जाता है क्योंकि ये फ्यूज करवाता है किसको, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को। अब हम देखेंगे डायग्राम के जरिए आपको समझाऊंगा बहुत इजी वे में। अब ये है इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म मतलब नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, अब ये नॉर्मल कंडीशन में ये रिसेप्टर इनएक्टिव है। इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि इस पर कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इस पर प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, ये टायरोसिन काइनेस का ये है डोमेन। ठीक है, ये है डोमेन और ये है
फोस्फेट टायरोसिन डोमेन कहा जाता है इसको, ठीक है। अब इनएक्टिव फॉर्म में है। अब एक्टिव कब हो जाता है, जब यहां से प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर का यहां पे सिग्नल है, नॉर्मल सेल सिग्नलिंग आ गया। सिग्नल आने के बाद ये सिग्नल रिसेप्टर पर बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद रिसेप्टर पर ऑटो क्रॉस फॉस्फोरिलेशन होना स्टार्ट हो गया, एक दूसरे को फॉस्फोरिलेशन करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद अब यहाँ पे फोस्फोटायरोसिन डोमेन को भी फॉस्फोलेट कर दिया, जिसकी वजह से प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो है एक्टिवेट हो गया। अब एक्टिवेट होने के बाद डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू चलते रहेंगे, जिसकी वजह से सेल का नंबर बढ़ते जाएंगे, इस तरह बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सेल का नंबर बढ़ते जाएंगे बॉडी के अंदर, तो डिवीजन होना स्टार्ट होगा। ये रेगुलेटेड मैनर में होगा। ऑन द अदर हैंड हम ये दूसरे तरफ देखेंगे कि जब ये ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है, कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है, उस वक्त क्या हो जाता है। अब ये टिल प्रोटीन जो है इस प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को हेलिक्स लूप हेलिक्स मैनर में, इस मैनर में, क्रॉस मैनर में पूरे फ्यूज करके रखता है, ठीक है। अब फ्यूज करने की वजह से रिसेप्टर को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है कंटिन्यूली बाइंड है उसकी रिसेप्टर के ऊपर, जिसकी वजह से ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ये फॉस्फोटायरोसिन डोमेन पर, यहां पर डॉकिंग साइट पर और फॉस्फोटायरोसिन डोमेन पर ये फॉस्फेट ग्रुप कंटिन्यूली अटैच रहता है, वहां पर प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो है उनको सिग्नलिंग कंटिन्यूली मिलते रहता है, जिसकी वजह से कंस्टिट्यूटिव क्या हो जाएगा, सिग्नलिंग मिलने की वजह से सेल का प्रोलिफरेशन जो है ज्यादा हो जाएंगे और सेल कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हमारा लेक्चर्स जो है प्रोटो ऑन्कोजीन्स पूरा खत्म हो जाता है यहाँ पे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कैंसर के लास्ट लेक्चर होगा, वहां पे हम वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन से वायरस की वजह से कौन से कैंसर होता है, ठीक है। अब कैंसर के डिफरेंट स्टेजेस पढ़ेंगे और कैंसर का ट्रीटमेंट देखेंगे, फिर कैंसर बायोलॉजी खत्म होगा, फिर उसके बाद हम इम्यूनोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इम्यूनोलॉजी में सबसे पहले हम वैक्सीनेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है dear students, thank you so much for watching. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you dear students. Have a nice day. Take care. Bye bye.